फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये जो टॉपिक है अक्सर या तो तुम समझने में गलती कर देते हो या जिसने तुम्हें समझाया है वो समझाने में गलती कर देता है, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो तुम्हारा भी दिमाग घूम जाता है, सामने वाला का भी। अब 20 डेज प्लेज का मकसद क्या है? ऐसा पढ़ाओ, ऐसा दिमाग में घुसाओ कि भैया बोर्ड्स के लिए तैयारी हो जाए, और वो भी चंद मिनटों में। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के दिन ट्रेडिंग प्रोसीजर अंडर फाइनेंशियल मार्केट। और याद रखना, फिर से एक कहानी सुनाऊंगा और फिर से पूरा टॉपिक याद करा दूंगा। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो चलो मान लेते हैं वो कहानी कि आप घर पे बैठे हुए थे, आप कॉमर्स में बड़े सक्सेसफुल हो गए, 12th 20 डेज प्लेज के कारण आपकी बड़ी अच्छी निकली, बड़ी औसम निकली। आप बढ़िया घर पे आराम से बैठ के सेटलमेंट हो चुका था लाइफ का, बैचलर लाइफ जी रहे थे, ठीक है ना भाई? अभी शादी वादी की बात नहीं करेंगे, बढ़िया बैचलर लाइफ जी रहे थे। आपने सोचा यार बाबा जी ने हमेशा बोला कि यार जॉब मत करो, मतलब अगर तुम लोगों ने मेरे इससे पहले के मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं तो बाबा जी ने हमेशा कहा है कि यार इन्वेस्टर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, मतलब बिजनेसमैन बनो, यार लोगों को एम्प्लॉय करो, खुद एम्प्लॉयड मत बन जाओ। तो यार हमने भी सोचा कि यार इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि बाबा जी बोलते थे हमेशा से। तो आपके दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, आपको ये समझ नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट का कैसे जाए भाई। मतलब होता है ना कि हमें करना तो है, पैसा लगाना तो है, शेयर मार्केट में ही लगाना है, लेकिन यार शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए जाए तो जाए कहां? हमें कुछ भी नहीं पता यार कि ये शेयर मार्केट को अप्रोच कैसे करना है। अब भैया LIC का बीमा लेना है, LIC के एजेंट को पकड़ लो, ठीक है भैया बैंक में खाता खोलना है, बैंक वालों को पकड़ लो, लेकिन ये शेयर मार्केट के लिए किसको पकड़े हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर जैसे ही शुरू होता है, आपने सुना, समझा और याद किया कि बाबा जी ने तो बताया था यार फाइनेंशियल मार्केट जब पढ़ाया था कि ट्रेडिंग प्रोसीजर किया कैसे जाता है। तो मैंने सबसे पहली स्टेप जो तुम्हें सिखानी है वो ये है, ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप सबसे पहले अपना ब्रोकर सिलेक्ट करोगे। मतलब आपको दलाल चाहिए, आपको वो बंदा चाहिए जो आपको शेयर मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि आपके पास पैसा तो है और मोदी सरकार को सपोर्ट करते हुए और वाकई में इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए, आई डोंट नो अबाउट द पार्टी बट यू सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, क्योंकि कॉमर्स वाले हैं, तो आप इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए पूरी श्रद्धा से और शिद्दत से पूरा पैसा बैंक में तो रखते हैं, यानी सारा पैसा एक नंबर का, प्रॉपर टैक्स पेयर हैं आप, कॉमर्स वाले हैं, इज्जत का काम करते हैं, स्टैंडर्ड का काम करते हैं, बिलो द बेल्ट वाला काम नहीं करते, गंदे काम। तो हमने पूरा पैसा बैंक में रख रखा था, आपको चाहिए था एक ब्रोकर। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे। अब ये जो ब्रोकर होता है यानी जो दलाल होता है, ये सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। सेबी कौन होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे तुम्हारी जो भी पढ़ाई चल रही है CBSE के अंदर चल रही है, वरना स्टेट बोर्ड के अंदर चल रही है, मतलब कोई गवर्निंग काउंसिल है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का जो CBSE है या जो स्टेट बोर्ड है या जो भी तुम बोल लो, वो कहलाता है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये ब्रोकर्स को अपॉइंट करता है, ब्रोकर्स को अथॉरिटी देता है कि आप हमारे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा ये ब्रोकर कौन होगा? तो ब्रोकर को याद रखना 3 भागों में। अब ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, एक इंसान हो सकता है जो ब्रोकर का काम कर रहा है, दलाल का काम कर रहा है। अब ब्रोकर कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। अब ब्रोकर कैन बी अ कॉर्पोरेट बॉडी, ये कॉर्पोरेट बॉडी यानी एक कंपनी जैसी भी हो सकती है। और फॉरेन में पता है, अमेरिका साइड चले जाओ तो ये ब्रोकर वाले जो काम है, इन्वेस्टमेंट बैंकर वाले जो काम है, ये बड़े पीक पे चलते हैं, लोगों के बड़े हाई फाई जॉब होते हैं इसके अंदर। हाँ, हमारे भारत में अभी भी इतना उसको ज़्यादा माना नहीं जाता, लेकिन अगर आप एक्चुरियल साइंसेज वगैरह ऑप्ट करते हो और इस फील्ड में जाते हो, अथाह पैसा है अगर आप काम करना चाहते हो उस तरीके से। तो ठीक है, शेयर मार्केट का पहला लिंक पता चला कि भाई मुझे तो चाहिए ब्रोकर। अब ध्यान से सुनना, तुम ये ब्रोकर चाहिए, तुम बैठे हो यहां पे, इंडिविजुअल हो भाई, तुमने सोचा कि तुम्हें ब्रोकर से कांटेक्ट करना है। अब वो तो तुम गूगल सर्च करोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा ब्रोकर कौन है। तो यार एज एन इंडिविजुअल, यहां पे ध्यान देना भाई, एज एन इंडिविजुअल तुम्हारे पास अभी एक चीज है और वो है तुम्हारा बैंक खाता। ठीक है भाई, अब तुम्हें बैंक खाते के थ्रू
क्योंकि पैसा तुम बैंक के थ्रू ही लगाओगे, तुम्हें ब्रोकर के पास जाना है। मतलब तुम अपने बैंक की पूरी डिटेल अपने जेब में डाल के ले गए कि भैया अगर ये पूछता है तो मैं अपने बैंक से लिंक करवा दूंगा और भैया शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चालू करवा दूंगा। अब तुमने एक दिन सुबह सुबह उठ के गर्मा गर्म चाय पी, कॉफी वाले हो तो आई हेट यू, आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, आई एम अ चाय पर्सन, टी पर्सन। तो ठीक है, आपने अपनी चाय पिया, आपने अपनी कॉफी पी, आप सुबह सुबह निकल गए इंडिविजुअल यू विथ योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप अपने पूरे बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके पहुंचे हमारे ब्रोकर भाई साहब के पास। अब ब्रोकर भाई साहब ने कुछ शर्तें रख दी, उन्होंने आपके सामने बातें रखी। अभी मैं ब्रोकर डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि कौन है, ध्यान रखना, ठीक है। आप ब्रोकर के पास पहुंचे, ब्रोकर भाई साहब ने बोला मुझे आपके पैन कार्ड के डिटेल चाहिए। अब पैन कार्ड क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सबका बनता है। ये एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है जिसमें जितने भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहीं से भी करो, आपके 4 बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड, आपके 10 बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड, आप कहीं पे सैलरीड हो, आप बिजनेस पर्सन हो, ये आपका पैन कार्ड एक ऐसा नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर वो है जिससे आपके सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिंक रहते हैं। मतलब सरकार अगर कभी आपको पकड़ना चाहेगी, छापा मारना चाहेगी, तो वो पैन कार्ड लेके पकड़ेगी। याद रखना, सारे बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होते हैं। मतलब ये एक यूनिक नंबर है, एक तरीके से आधार कार्ड नंबर जैसा है ना, वैसे ही पैन कार्ड नंबर पैसों के लिए रहता है, आधार कार्ड नंबर तुम्हारे अस्तित्व के लिए रहता है, तुम्हारे पैसे के अस्तित्व के लिए पैन कार्ड रहता है। मैं इससे ज़्यादा ईजी नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ठीक है, तुम्हारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो तुम्हें बनवाना पड़ेगा, सरकार के गवर्नेंस के अंदर रहता है। एक पैन कार्ड नंबर हो गया, तुमसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगे जाएंगे, तुमसे आधार कार्ड मांगा जाएगा जिसमें तुम्हारा एड्रेस होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी गंदी सी फोटो होगी, मतलब सारी चीज़ें होंगी, तुम समझ गए वो चीज़। ये सारी चीज़ें तुम्हारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। फिर तुमसे मांगा जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल, किस बैंक अकाउंट को एसोसिएट करना चाहोगे, किस बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहोगे। अब यहाँ से तुम कहानी बड़े अच्छे से सुनना। तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है और तुम ब्रोकर के पास बैठे हुए हो। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये ब्रोकर जो होता है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है भाई, ये पार्टनरशिप भी हो सकता है, और ये साथ साथ में कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है। कॉर्पोरेट बॉडी से एक चीज समझ में आई, आपने सोचा ठीक है ब्रोकर से बात करके आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको ब्रोकर से मिलके, लेकिन क्या होता है जब भी हमारे भारत के अंदर हमारे घर वाले और जो अभी एक मिडिल क्लास सोसाइटी होती है, बड़े डरे सहमे से लोग होते हैं, पता है, वो किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करते, और स्पेशली जब पैसे की बात आ जाए। अपने लड़के पे ही भरोसा नहीं होता, तुम इसी बात से समझ लो। तो सोचो किसी बाहर वाले पे तो भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ ये कि ब्रोकर से बात तो करके आ गए, लेकिन मन में अभी भी थोड़ा प्लस माइनस था। अब तुम लोगों की बात अलग है, लेकिन चलो मैं किसी और की बात ले लेता हूँ, बेचारा जो सालों से मेहनत से पैसा कमा रहा है और वो एकदम से पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहता है। फिर वो दोबारा बैंक में पैसे जमा करने पहुंचा। वो ब्रोकर से बात करने वाली खत्म हो गई कि ठीक है भाई ब्रोकर भाई, हम तुम्हें पैन कार्ड दे देंगे, हम तुम्हें अपना आधार कार्ड दे देंगे जिससे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम तुम्हें बैंक डिटेल भी दे देंगे, सब दे देंगे, और लिंक करा देंगे अपना पूरा जो भी चिट्ठा है हमारा आपके पास, सो दैट आप हमारे बिहाफ पे शेयर्स खरीद सको और शेयर्स बेच सको। याद रखना, ब्रोकर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल। ब्रोकर इंडिविजुअल के कहने और बोलने पे शेयर्स खरीदता या बेचता है, लेकिन आपको फिर भी ब्रोकर पे भरोसा नहीं हो रहा था। अगला दिन आया, आप बैंक में पैसे जमा करने पहुंचे। जैसे ही आप बैंक में पहुंचे, आप एक सर जी को बहुत अच्छे से जानते थे। आपने उनसे बोला यार मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूं और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बैंक मैनेजर था वो। तो उसने बोला अरे शर्मा जी क्या बात कर रहे हो, ब्रोकर अलग से क्यों ढूंढ रहे हो, हमारा बैंक तो खुद ही ये सर्विस देता है इन्वेस्टमेंट की, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है हमारे थ्रू लगा लो। फिर मैंने क्वेश्चन किया, मैं तो इंडिविजुअल था, मैंने बोला सर जी मैं तो पढ़ के आया था कि यार इंडिविजुअल होता है ब्रोकर, नहीं तो पार्टनरशिप होती है, नहीं तो कॉर्पोरेट बॉडी होती है। तब बैंक ने आपको बताया, मान लेते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड है जो आप जिस बैंक में गए थे, तब बैंक ने बताया सर जी हम भी तो कॉर्पोरेट बॉडी ही हैं, तो आप हमारे थ्रू भी भाई पैसा लगा सकते हो, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ रहेगा। सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ गई, रौनक आ गई भाई कि यार इंडिविजुअल, सोचो बैंक पे कितना भरोसा रखता है। वो खुश हो गया, बोला सर अगर आपके थ्रू लगाना है ना, अगर आप मेरे ब्रोकर बन जाओगे, यानी यहां पे ब्रोकर कौन बन गया भाई, बैंक, अगर आप मेरे ब्रोकर बन जाओगे तो मैं कितना भी पैसा लगा दूंगा। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड का यहां पे 2 काम हो गया भाई। एक्सिस बैंक लिमिटेड में आप पैसा जमा करते हो, मतलब आपकी पूरी सेविंग्स यहां पे है, तो एक्सिस बैंक आपके बैंक डिटेल्स सीधे यहीं से निकाल लेगा। दूसरा, एक्सिस बैंक आपका ब्रोकर भी बनेगा भाई, मतलब एक्सिस बैंक विल एक्ट एज अ ब्रोकर एज वेल। तो यहां पे आपको किसी बाहर एक्सटर्नल पार्टी को ब्रोकर नहीं बनाना पड़ेगा, यही आपका ब्रोकर बन जाएगा।
आप बहुत खुश थे अंदर से। आप घर पे आके 50 लोगों को फ़ोन करके बता चुके थे कि पता है बैंक में पैसा जमा भी हो सकता है और बैंक तुम्हारा ब्रोकर भी बन सकता है। पूरे शर्मा खानदान में हर्षोल्लास था, लहर दौड़ गई थी, क्योंकि इससे पहले ये फैक्ट किसी को पता नहीं था। और जब पता चला तो सबके सब पागल हो गए, बोलते बैंक ब्रोकर हो सकता है, ये तो पता ही नहीं था भाई। तो बैंक ब्रोकर बन चुका था, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैंक को सेविंग्स अकाउंट के लिए भी यूज कर रहा था और ब्रोकर की तरह भी यूज कर रहा था। अब आप बैंक में कभी भी कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो मुझे इतने शेयर्स चाहिए, मुझे यहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। आप बैंक में जाके नॉर्मली जैसे चेक जमा कराते हो, जैसे कैश जमा कराते हो, वो भी करा सकते हो। यानी 2 फंक्शन बैंक आपको करके दे रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। सीधी सीधी बात इसमें और अच्छी ये है, अगर आपके मम्मी पापा कोई भी मोबाइल फोन ऐप यहाँ पे यूज करते हैं, नहीं मेरा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है, अगर मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो अगर उनके पास कोई भी बैंक की ऐप है, चाहे एक्सिस बैंक हो चाहे एसबीआई हो, कभी भी उसमें जाके म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करके देखना, तुम्हें दिख जाएगा जितने भी घर वालों ने बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं बैंक को ब्रोकर बना के। अब आपने बैंक मैनेजर से, जब सब पूरे खानदान में इंफॉर्मेशन पहुंचा चुके थे, तो अब आपने बैंक मैनेजर से बात आगे बढ़ाई। उन्होंने बोला सर जी शेयर्स तो खरीद लूं, लेकिन ये शेयर्स का फंडा समझ में नहीं आता यार। जैसे मैं अपना कैश जमा करता हूं तो मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखाता है कि कितना कैश जमा है, यार ये शेयर्स कहां रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में तो आ नहीं जाएंगे। और आप एक्सिस बैंक हो, आपके पास मेरा बैंक अकाउंट है, तो उसमें तो पैसे दिखेंगे, शेयर्स थोड़ा ना दिखने लगेंगे अचानक से, क्या ये इतने पैसे हैं इतने शेयर्स हैं, ऐसा तो दिखेगा नहीं। तो मैनेजर ने फिर आपको एज अ ब्रोकर आगे की कहानी समझाई कि यार ये शेयर्स कहां कैसे क्या आते हैं। तो यार एक लिंकिंग पिन होता है, सबसे एंड में उस तरफ बैठी होती है कंपनी। अब आप एक फंडा समझ लो यार, कि कंपनी और इंडिविजुअल कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे। मतलब कभी भी तुमसे मुकेश अंबानी आके नहीं बोलेगा हे यू मैन यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स, नेचुरल है, वो कभी भी नहीं बोलेगा आपसे, क्योंकि उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे प्रॉफिटेबल पार्टीज दोनों तब हैं जब शेयर्स में डील कर रही हैं। तो वो कभी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, आप कभी उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो ये जुड़ेंगे कैसे? कंपनी को चाहिए आपका पैसा, आपको लगाना है पैसा कंपनी में, इसके लिए लीगल रास्ते अपनाने जरूरी हैं। अगर आपको लगाना है पैसा तो आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और अगर कंपनी को चाहिए शेयर्स तो कंपनी के पास सेबी होना जरूरी है। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? ऑब्वियसली कंपनी के पास भी बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तभी कंपनी के पास पैसा पहुंचेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि शेयर्स में पूरा पैसा बैंक के थ्रू ही जाएगा। तो मुझे तरस आता है उन लोगों पे, फैसिलिटेटर्स पे, जो आज भी कैश की एंट्रीज करवाते हैं, स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो कैश की एंट्रीज करवाते हैं। मुझे आज भी हंसी आती है उन लोगों पे कि अभी भी वो कैश में पड़े हुए हैं, जबकि हम 10 रुपए की पानी पूरी खाते हैं तो वो भी पेटीएम कर देते हैं, और वो अभी भी कैश में ही लगे हुए हैं और बोलते हैं नहीं कैश ही लिखो कंपलसरी। खैर वो बारी बात तो मैं 11th जब करवाना चालू करूंगा तब की है। लेकिन जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं वो सिंपल सी ये है कि कंपनी को भी एक बैंक अकाउंट चाहिए और इंडिविजुअल को भी अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए। लेकिन यहां पे बैंक अकाउंट की बात थोड़ी ना है, यहां पे तो शेयर मार्केट की बात चल रही है। इंडिविजुअल को शेयर खरीदना है, बदले में पैसा देना है, कंपनी को शेयर्स बेचने हैं। तो भाई ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको भी तो एक मार्केट बनाना जरूरी है ना, जिसको कहते हैं शेयर मार्केट। लेकिन ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है, इनके लिए भी तो कोई बैंक जैसी जगह होनी चाहिए जहां से सिक्योरिटीज आ रही है जा रही है, ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके। बैंक के अंदर जैसे पूरा रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही सेबी को भी कोई ऐसा बैंक रखना चाहिए जो सिर्फ शेयर्स के लिए होता है। तो सेबी ने ऐसे 2 बैंक क्रिएट किए जहां पे सिक्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं और सिक्योरिटीज बाय या सेल होती हैं। एक होता है एनएसडीएल और एक होता है सीडीएसएल। अब एनएसडीएल होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और सीडीएसएल होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट समझा चुका हूं कि आपको एक ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे अब मेरे को आने की जरूरत पड़ गई है, और वो है ओपनिंग अकाउंट विथ डिपॉजिटरी या ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरीज। नाउ व्हाट डज डीमैट अकाउंट मींस? मैं यहां पे जो टर्म यूज कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके से दिखता है, डीमैट। जब मैं अपने बड़ों से पूछा करता था तो ऐसे वेग आंसर मिलते थे कि मुझे भी लग जाता था हाँ इनको नहीं आता इसलिए ये घुमा रहे हैं। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमैट का मतलब होता है डीमटीरियलाइज्ड, जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डीकोड कर देना, है ना, डीबंक कर देना, बुरी बुरी थ्योरीज को, जो गलत थ्योरीज हैं उसको डीबंक कर देना कहते हैं।
ऐसे ही जब आप किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, जो कि बेसिकली मैनुअल लेबर के थ्रू होती थी या बेसिकली कम्युनिकेशन होता था उसके थ्रू होती थी, और उसको आप पूरी तरीके से लेके चले जाओ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो कहलाता है डीमटीरियलाइज्ड। व्हाई डज डीमटीरियलाइज्ड? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी मटीरियल एनी मोर। कोई मटीरियल यूज नहीं करे, कोई चीज़ें यूज नहीं करे, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए उसको बोला जाता है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। अब शेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास कंपनी का हिस्सा है। नाउ कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो अपने जायदाद के पेपर साइन करके तुम्हारे घर पे भिजवाए और तुम लिफाफे में रख के कबड़ में डाल दो, या दूसरा है वही जो जायदाद है, वही जो हिस्सा तुमने लिया है, शेयर मार्केट के थ्रू कंपनी का शेयर खरीदा है, वही कंपनी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक बैंक में ट्रांसफर करवा दे, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाला हुआ है शेयर वाले। जब तुम्हें बेचना हो तब बेच दो, जब तुम्हें खरीदना है तब खरीद लो। इससे फायदा पता है क्या है? बहुत सिंपल सा है। इसमें मुझे एज एन इन्वेस्टर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, एक फ्रीडम मिल जाएगी कि मैं जब भी चाहता हूं तब बेच सकता हूं, क्योंकि इस बैंक के अंदर याद रखना सिक्योरिटीज बाय भी होती रहती है, सिक्योरिटीज सेल भी होती रहती है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर वर्क जब हट जाएगा तो। इसलिए एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दो ऐसे बैंक बनाए गए। अब मैं बैंक यहां पे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? ये एक ऐसे डिपॉजिटरीज हैं, अगर इनका सही नाम दिया जाए तो ये बोथ डिपॉजिटरीज हैं। यहां पे डिपॉजिट किया जाता है, लेकिन क्या? शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स यहां पटक देती है, इन दोनों में से आइदर और किसी एक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया मान लो, पंजाब नेशनल बैंक मान लो, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। मतलब जैसे बैंक में एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक होते हैं, ऐसे ही सेबी भी जो डिपॉजिटरीज मेंटेन करता है वो दो हैं अपने इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। दीज बोथ आर डिपॉजिटरीज। व्हाट इज बीइंग डिपॉजिटेड ओवर हियर? शेयर्स। कंपनी यहां पे डिपॉजिट करती है, इंडिविजुअल्स यहीं पे अपने अकाउंट खोल लेते हैं। उस अकाउंट को नाम दिया जाता है, लिख लेना कॉपी में ध्यान से, जो इसके अंदर तुम अपना खाता ओपन करोगे उसे नाम दिया जाएगा डिपॉजिटरी। ठीक है भाई? अब ये जो तुमने डिपॉजिटरी अकाउंट इसके अंदर खोला, जब भी तुम कंपनी से शेयर खरीदोगे, इस डिपॉजिटरी अकाउंट जिसके अंदर भी तुम्हारा खाता खुला हुआ है उसमें शेयर्स आके जमा हो जाएंगे। जब भी बेचोगे वहां से निकल जाएंगे और पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। जब तुमने खरीदे कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, जब तुमने बेचे तो वो किसी और इंडिविजुअल को बेचे होंगे, कंपनी को घंटा कोई लेना देना है उससे। कंपनी ने एक बार मार्केट में शेयर निकाल दिए, कंपनी को पैसा मिल जाता है। अब वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से तीसरे इंडिविजुअल चलता रहता है। आप किसी और को बेचोगे, वो खरीद लेगा और ऐसे चलता रहेगा। मतलब फंडा क्या है? आप इंडिविजुअल हो, आपने बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक लिमिटेड में अपना बैंक अकाउंट खोल के रखा है। जब आप वहां पे गए तो आपको पता चला कि ये जो बैंक है ये ब्रोकर फैसिलिटी भी देता है। मतलब ये जो है बैंक, ये आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद भी सकता है, शेयर्स बेच भी सकता है। आपने उनको परमिशन दे दी, उन्होंने आपके खाते से पैसा काटा और भाई शेयर्स खरीद लिए। अब वो जो शेयर्स खरीदे वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? उसके लिए आपको सेबी के अंदर या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल के अंदर एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो अकाउंट कहलाता है डिपॉजिटरी अकाउंट। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इनके अंदर किसी के अंदर भी आपका खाता खुला हुआ है, आप जब भी शेयर्स खरीदोगे इसके अंदर आ जाएंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट के अंदर आपके, जब भी बेचोगे यहां से चले जाएंगे। ये पूरा यहां पे काम चलता रहेगा। ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। कंपनी अपने पूरे शेयर्स यहीं पे लोड कर देती है और यहीं पे आप बाय सेल करते रहते हो। तो कोई आपसे पूछे पैसे का बैंक अकाउंट कहां खुलता है, आप बोलोगे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई शेयर्स का बैंक अकाउंट आप कहां खोलते हो, मतलब शेयर्स का अकाउंट कहां खोलते हो, यानी डिपॉजिटरी अकाउंट, आप बता दोगे एनएसडीएल या सीडीएसएल के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, मुझे लगता है तुमने इसे नोट कर लिया होगा, और नहीं तो इसको एक बार यहां पे पॉज कर लेना और पूरा लिख लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो आप डिपॉजिटरी अकाउंट खोल चुके हो? हाँ, मुझे मालूम है काफी लोग अभी तक दिमाग में खराब करके बैठ गए होंगे कि बाबा जी वो डिपॉजिटरी अकाउंट नहीं होता, वो डीमैट अकाउंट होता है। मैं समझ गया, लेकिन क्योंकि डिपॉजिटरी के अंदर खुलता है आप उसे डिपॉजिटरी अकाउंट भी नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? परेशान मत होना। तो चलो, आपने डीमैट अकाउंट खोल दिया, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी के अंदर खुलता है तो डिपॉजिटरी अकाउंट है। डीमैट अकाउंट बोलना है, कौन रोक रहा है? लिख के आना डीमैट अकाउंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो मेरा जो आगे कंसर्न है उस पर बात करते हैं। नाउ अब आपका काम होगा प्लेसिंग दी ऑर्डर। अब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको बहुत सारे फॉर्म्स देगा जिस पे साइन करवाएगा और आपसे ऑर्डर प्लेस करवाएगा। ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं ऐसे, 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ, 5 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ, 1 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ, या इवन ऐसा जो आप डे टू डे बेसिस पे भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो जैसा भी होगा उसके हिसाब से आपको बैंक ऑफर देगा, ऑप्शंस देगा और आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपके चलेंगे ये आपके बैंक के थ्रू चलेंगे, आपके बैंक से पैसा आएगा और जाएगा जिस हिसाब से आप सिक्योरिटीज बाय या सेल कर रहे होगे। तो थर्ड पॉइंट कहता है प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर इज सिंपल, यू जस्ट हैव टू कॉल द बैंक और यू हैव टू ईमेल द बैंक और यू हैव टू टेक्स्ट देम, जो भी हो सकता है, जितनी भी तुम्हारी बॉन्डिंग है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बैंक आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा, बदले में आपके खाते से पैसा काट लेगा और शेयर्स जो है आपके यहां पे डीमैट अकाउंट के अंदर आपके आ जाएंगे। मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस, ये थर्ड पॉइंट है। जो आपका ब्रोकर है वो ऑब्वियसली स्क्रूटनी करेगा और वो देखेगा कौन सा शेयर कौन से बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, वो आपको फॉलोअप बताएगा और उसके हिसाब से आप पैसा लगा सकते हो। उसके बाद बड़ा सिंपल है, जैसे ही आपकी हाँ मिलेगी जो ब्रोकर है वो एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद इश्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट हो जाएगा आपका, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर सारे डिटेल्स रहेंगे आपके शेयर्स को लेके। तो आपके पास एक प्रॉपर पेपर फॉर्म में या मेल फॉर्म में आपके पास पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, आपने किस तरह के शेयर्स में कितना पैसा लगाया हुआ है। फाइनली शेयर्स आपके डिलीवर हो जाते हैं, आपके पास आपके शेयर्स आ जाते हैं और ये जो सेटलमेंट होता है ये T+2 डेज के आसपास हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन अगर मंडे को आपने किया है तो वेडनेसडे से पहले पहले आपका पेमेंट भी हो जाना चाहिए, सो दैट ये पूरा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाए। T+2 याद रख लेना कि मंडे को ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वेडनेसडे से पहले पेमेंट भी हो रहा है आपकी तरफ से। पे इन डे करके भी एक है कि जब 24 आवर्स हो जाते हैं आपके ट्रांजैक्शन को तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी करना पड़ता है, तो वो पे इन डे होता है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इसके अंदर कुछ बहुत डिटेल्ड याद नहीं रखना, लेकिन अगर ये टर्म्स आ जाते हैं तो आप केस स्टडी पकड़ने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आपका पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर खत्म हो जाता है, आपने पूरे पेमेंट्स कर दिए, आपके पूरे ट्रांजैक्शंस हो गए। यहाँ पे अब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें बतानी है NSDL और CDSL के बारे में, जो कि हमारे डिपॉजिटरीज हैं, जिन्होंने इंडिया के अंदर पूरे शेयर मार्केट को डीमटेरियलाइज कर दिया है। और बहुत सारे लोगों के, मतलब बहुत क्या, जो शेयर मार्केट में है सबके डीमैट अकाउंट खुलवा के रखे हुए हैं और इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। जो डीमटेरियलाइजेशन हुआ है, जो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्योंकि पहले बिलीव मी कंप्यूटर होने से पहले इन चीज़ों के कागजात बनाए जाते थे और जैसा मैं तुम्हें मजाक में पहले बता भी रहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर वो चीज़ होती थी, वैसे पेपर्स में साइन किए जाते थे। तो इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या होता है, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ये सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलो बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन पढ़ते हैं। और एक बहुत ही चीज़ी चीज़ भी याद आ रही है इसके साथ साथ, तो मैं चिपकाऊंगा तुम लोगों को, तो थोड़ा सा बियर कर लेना। जब कोई तुमसे पूछे कि बैंक में क्या रखते हैं तो तुम बोलोगे, मतलब बैंक में क्या रखा जाता है, रुक जाओ यार मुझे बना लेने दो दिमाग में, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो पैसा कहाँ रहता है, कोई तुमसे पूछे पैसा कहाँ रहता है तो तुम्हें बताना है बैंक अकाउंट में, ठीक है। कोई तुमसे पूछता है शेयर्स कहाँ रहते हैं तो तुम्हें बताना पड़ेगा डिपॉजिटरीज में, या तो CDSL या तो फिर NSDSL में। और कोई तुमसे पूछे कि बाबा जी कहाँ रहते हैं तो बता देना दिल में। अब ये बहुत चीज़ी था लेकिन अब करना था तो कर दिया। तो चलो ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरीज या बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप शेयर्स स्टोर कर रहे हो। जैसे बैंक में आप पैसा बड़े आसानी से रख सकते हो, वैसे शेयर्स आप NSDL या CDSL में यानी डिपॉजिटरीज के पास रख सकते हो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फिजिकल शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो बेनिफिशियल है सबके लिए, बिकॉज क्लियरिटी रहती है, आप अपने मोबाइल फोन से रेगुलर बेसिस पे उसको ऑपरेट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। और कई बार ये सिक्योरिटीज जो है जो आपके डीमैट अकाउंट में रखी हुई हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेज, 20 डेज प्लेज जैसे नहीं, बट हाँ गारंटी एज अ गारंटी ये यूज हो सकते हैं। अगर आपको कोई लोन लेना है या कुछ ऐसा आपको कुछ सैंक्शन करवाना है तो उसके लिए भी आपकी ये सिक्योरिटीज़ जो आपके NSDL और CDSL में है, इनको एज अ मॉर्टगेज रख के आप वो लोन एक्सटेंड करा सकते हो या नया लोन भी ले सकते हो। फिर एक और अच्छी बात है, कई बार तुमने देखा होगा घर में वैसे दंगे हो जाते हैं कि हमारी ये कहाँ रख दिया, हमारा वो कहाँ रख दिया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। इससे बहुत सारे घर में कलेश हो सकते हैं और भारत सरकार जानती है कि ऐसे कलेशों को सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है कि सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर दो। नहीं, इसलिए नहीं हुआ है, ये भी समझ लेना, है ना, मतलब मैं तो बता रहा हूँ। सो दिस इज द केस ऑफ एडवांसमेंट, है ना। अब एडवांसमेंट का मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर दिया तो कभी चोरी नहीं होगी, कभी फ्रॉड नहीं होगा, कभी भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी डॉक्यूमेंट के साथ कि कोई और सिग्नेचर करके किसी और की प्रॉपर्टी भगा ले गया, ऐसा भी नहीं होगा। और फिर सही बात है कि रेड टेप इसमें नहीं होता, रिड्यूसेस पेपर वर्क, हमारे एनवायरनमेंट को भी बचा रहा है और कन्फ्यूजन नहीं होती अल्टीमेटली देखा जाए। अब ये तो बहुत ही लेम चीज़ें हो गई, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कुछ चीज़ें तुम याद रख सकते हो। मेरे हिसाब से तुम पॉइंट्स बनाते चल रहे होगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिलीव मी अगर तुमने 20 डेज प्लेज स्ट्रांगली कर लिया तो मुझे नहीं पता तुमने महीनों में हज़ारों रुपए की जो कोचिंग की हो उससे क्या हुआ हो, इससे तुम्हारे 95 आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो भाई इतना करते चलना तुम्हारे लिए बहुत है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है, अगर तुम्हारे बैंक खाते से पैसा कटता है
तो वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुम्हारे लिए शेयर्स प्रॉपर्ली अलॉट हुए हैं या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बैंक ने तुम्हारे खाते से पैसा निकाला है तो वहां पे बैंक और ब्रोकर लायबल हो जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि तुम्हारा पैसा गया तो गया कहां। तो तुम्हें यहां पे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम्हारा पैसा कोई लेकर भाग गया है। तो भाई वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट, आखिर डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है, तो मुझे तुम्हें इसको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ेगा। मैंने जैसा बताया अपन बिल्कुल अनपढ़, अपन को नहीं पता कि ये डिपॉजिटरी अकाउंट या डीमैट अकाउंट जो होता है ये कैसे ओपन किया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने लिए चूज करना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ये दो तरीके के हमारे पास है, या एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये दो तरीके के हमारे भारत में है, जैसा मैंने पहले भी बताया। पहला हो गया, बोलो भाई साहब बोलो, क्या क्या पहला कौन सा हो गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनएसडीएल। फुल फॉर्म बोलोगे उसका, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, एनएसडीएल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मुझे भी कभी कभार थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। ये दो में से तुम कोई एक चूज कर लोगे ताकि तुम उसमें अपना खाता खोल सको। फिर तुम्हें अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म डालना पड़ेगा, तुम्हारे पैन कार्ड डिटेल्स लगेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक डिटेल्स वगैरह जो जो भी लगती हैं, जितनी भी चीज़ें लिंक होती हैं, बैंक डिटेल्स हो गए, तुम्हारा पूरा आधार कार्ड वगैरह हो गया, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए कि तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ये सारी चीज़ें लेके अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारा वहाँ पे जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। फिर जो भी तुम्हें शेयर्स खरीदने हैं उसकी पूरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भर के तुम्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देनी पड़ती है। वो काम जनरली ब्रोकर कराता है। वो पूरी डिटेल्स जाते हैं किसके पास? हमारे जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल है, हम उनको पूरा डिटेल में भर के देते हैं और बदले में वो हमें शेयर्स अलॉट कर देते हैं। और जनरली क्योंकि मैंने बताया कि हम ये काम ब्रोकर से कराते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है, हमारे बैंक खाते से पैसा काट लेता है और हमारे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो हमारा डीमैट अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर हमारे शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं भाई। अब यहाँ पे अगर तुम लोग कंफ्यूजन के मोड़ पे आके खड़े हो गए हो तो मेरा एक बहुत बड़ा काम बनता है तुम्हारी ये जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, जहाँ पे तुम्हें लगने लगेगा कि भाई हाँ यार मुझे थोड़ी और क्लियरिटी दे दो एक बार, ताकि मुझे पूरा भरोसा हो जाए या संपूर्ण भरोसा हो जाए कि बाबा जी जो बताते हैं वो हमेशा सही होता है। तो सुनो एक कहानी भाई, देखो भाई। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया